दोस्तों, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू ने जिस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, उनको नहीं पता था कि चाइना इस तरीके से हमको धोखा देगा। चाइना ने हमारे पीठ पीछे वार किया था। डोकलाम क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चीनी सेना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, उसका घाव आज तक नहीं भर पाया है। वो कसक जो है वो हमेशा हमारे दिल के अंदर रहेगी। उस कसक को हम लोग भूलेंगे नहीं। रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एलएसी पर। आप लोग को पता होगा कि गलवान क्लैश हुआ था 2020 में। उसके बाद में यह डिसाइड हुआ था कि वो जो क्लैश पॉइंट है वहां पर कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करेगा, सब अपनी अपनी सीमा से पीछे हट जाएंगे। लेकिन रिसेंटली ये डिसाइड हुआ है कि अब वापस से वहां पर पेट्रोलिंग की जाएगी, लेकिन सभी मतलब इंडिया और चीना जो है इंडिया और चाइना जो है वो बेसिकली अपनी अपनी सीमा के अंदर रहेंगे। तो उस एग्रीमेंट के बारे में आज हम लोग समझेंगे। रिसेंटली क्या हुआ था, 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में, बार बार हिंदी शब्द आ रहा है क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैश हुआ था या जो भी हमारे बीच में नाराजगी है उसको हमने 75% तक रिजॉल्व कर दिया है। ऐसा स्टेटमेंट जयशंकर साहब के द्वारा दिया गया था और रिसेंटली अब ये सामने निकल कर आ रहा है कि दोनों देशों के बीच में अभी एग्रीमेंट साइन हो चुका है एलएसी के ऊपर कि अपनी अपनी पेट्रोलिंग टीम के द्वारा वो पेट्रोलिंग वहां पर कर पाएंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतना बदलाव अचानक से कैसे आ गया। आप लोग को पता है कि ब्रिक्स की जो समिट है वो अब होने जा रही है दो दिनों के लिए, 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के अंदर। उस समय इंडिया और चाइना की मुलाकात होने जा रही है। भारत रूस का बहुत अच्छा मित्र है और जब भी चाइना ने रशिया के अंदर विजिट किया है तो रशिया ने कई बार समझाया है कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा बुरा निकल सकता है। यह बात चाइना को बड़ी अच्छे समझ में आ चुकी है और रशिया के अंदर अब भारत और चाइना मीटिंग करने वाले हैं, जहां पर अब यह सहमति बन सकती है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी के ऊपर विवाद है वो आखिरकार सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली इस चीज को लेकर बड़ा ही एक डाउट फील हो रहा है कि चाइना की इसके पीछे बहुत गहरी साजिश हो सकती है। हमको कभी भी जो है 1962 को भूलना नहीं चाहिए। रिसेंटली कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है, द हिंदू ने भी इसको कवर किया है कि इंडिया चाइना रीच डील ऑन ईजिंग एलएसी टेंशन को कम करने के लिए दोनों जो है वो अब सहमत हुए हैं और लगभग सभी न्यूज़पेपर ने आज इसको कवर किया है। देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट, पेट्रोल राइट्स इन, देखिए बेसिकली ये जो पेट्रोल राइट्स है ये दोनों देशों के पास में थे, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था 2020 के बाद में दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया था कि यहां पर कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो धोखेबाज हो। जब भी पेट्रोलिंग करने के लिए आते हो तो अपनी पोस्ट यहां पर बना लेते हो और फिर ये कहते हो कि ये तो हमारा ही क्षेत्र है। चाइना ने कई बार ऐसा कहा कि हम तो केवल पेट्रोलिंग करने के लिए आए हैं यहां पर। भारत को पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया था चाइना ने कि तुम लोग हमारे क्षेत्र में आ रहे हो। इस बात को लेकर ही गलवान क्लैश हुआ था, आप लोग ऑलरेडी इससे नॉन होंगे, ठीक है। अब जो है इसको लेकर जैसे डैम चौक है, दौलत बेग ओल्डी है, इसके साथ में पैसांग जो प्लेन्स है वहां पर बहुत क्लोज जो है वो अब इंडिया और चाइना आ चुके हैं। ये तस्वीर आप लोग देखिए, ये तस्वीर जो है वो 1962 की है, जिस समय जवाहरलाल नेहरू बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक लड़ रहे थे उनसे मिलने के लिए पूछे थे, यानी कि वहां पर पहुंचे थे कि आखिरकार क्या हम लोग उनका सामना कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये डाउट हो रहा था कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। हम तैयार नहीं थे क्योंकि हम लोग ये कह रहे थे कि चाइना तो हमारा भाई है, वो कैसे हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसके बाद में और भी कई तस्वीरें हैं, आप लोग देखिए, भारत के बहुत सारे सैनिक इसके अंदर शहीद हुए थे। हमारे सैनिक जो है वो बहुत चिंता के अंदर थे कि आखिरकार इस युद्ध को कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे पास में उस समय रिसोर्सेज नहीं थे। अगर कोई गाड़ी फंस भी जाती है तो रस्सियों के माध्यम से हम लोग उसको खींचा करते थे। हमारे पास में कोई बड़ी बड़ी क्रेन्स नहीं थी कि हम लोग उनकी मदद ले सके, तो हमारे पास में रिसोर्सेज की बड़ी कमी थी। इस मैप को आप लोग देखिए, यहां पर जो रेड मैप आप लोग देख रहे हैं वो बेसिकली चाइना ने एनेक्स किया हुआ है, एरिया कैरिड बाय पाकिस्तान टू चाइना। ये जो अक्साई चीन वाला इलाका है यहां पर इसको पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, चाइना को गिफ्ट कर रखा है, ठीक है। और इसको क्लेम किया है, बेसिकली इंडिया जो है क्लेम करता है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये और एरिया आप लोग देखिए जहां पर एलएसी बनी हुई है, इसके राइट साइड के अंदर है अक्साई चीन,
भारत क्लेम करता है, लेकिन चाइना ने अपनी टेरिटरी जो है इसको अनाउंस किया है। डिस्प्यूटेड ये पूरा का पूरा एरिया है। हम लोग बात बेसिकली यहीं पर कर रहे हैं। इसके साथ में यहां पर भी आप लोग देखिए, जो मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट है वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा ऊपर का जो क्षेत्र है, हिमालयन जो क्षेत्र है, वहां पर डिस्प्यूटेड रीजन देखने को मिलता है। ये जो मीटिंग आप लोग देख रहे हैं, ये मीटिंग बेसिकली 12 सितंबर की है, जिस समय जयशंकर ने यह कहा था कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है एलएसी पर, वो लगभग 75% तक हम लोग रिजॉल्व कर चुके हैं। ये भारत के विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है विक्रम मिस्त्री। इन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि भारत और चाइना दोनों एग्रीमेंट करने के लिए सहमत हो चुके हैं। एग्रीमेंट करने के लिए सहमत हो चुके हैं कि अब एलएसी के ऊपर कोई भी टेंशन हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे और आराम से वहां पर पेट्रोलिंग जो है वो की जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन्होंने अनाउंस किया। ब्रिक्स का समिट रशिया के अंदर होने के लिए जा रहा है। 2 दिन ये समिट चलेगा और इस समिट की जो थीम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। मतलब पूरे विश्व के अंदर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस के अंदर अपने रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ के अंदर डेवलप्ड भी जो है वो साथ में करती रहेंगी। ये इस बार की थीम जो है वो रखी गई है। ब्रिक्स के अंदर इस बार भारत और चाइना मिलेंगे और वहां पर हो सकता है कि यह बातचीत हो कि आखिरकार हम लोग एलएसी के ऊपर टेंशन को कम क्यों नहीं करते हैं और एग्रीमेंट हो सकता है वहीं पर साइन हो जाए। गलवान वैली का क्लैश हमको पता है, चाइना ने कभी भी यह नहीं कहा है कि हमारे इतने सैनिक जो है वो मारे गए हैं। भारत ने हमेशा अपने सैनिकों का सम्मान किया है। हमने हमारे शहीदों का सम्मान किया और कहा है कि बेसिकली हमारे सैनिक इतने शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। चाइना ने कभी भी यह नहीं कहा कि हमारे इतने सैनिक जो है मारे गए। कोई बात नहीं, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसी ही इनकी हालत है। देखिए गलवान वैली के अंदर ये जो आप लोग टेरिटरी देख रहे हैं, ये लाइन जो देख रहे हैं, इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहां पर चाइना है और इसके राइट हैंड साइड के अंदर यहां पर इंडिया है। अब बेसिकली क्या होता है कि चाइना को पेट्रोलिंग करने के लिए ये एरिया दिया जाता है, लेकिन जहां जहां चाइना पेट्रोलिंग करने के लिए आता है वहां वहां अपनी पोस्ट जो है वो बनाता जाता है। धीरे धीरे चाइना ने क्या किया था उस समय 2020 के अंदर, अपने कई सारे कैंप जो है यहां पर बना लिए थे। ये बात भारत को पता लगी थी और भारत ने जब यहां पर देखा तो फिर ये जो रिवर आप लोग देख रहे हैं यहीं पर क्लैश होना शुरू हो गया था। जैसे ही क्लैश होता है फिर दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अपने अपने एरिया के अंदर वापस से पीछे हट जाएंगे। तो दोनों देशों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पीछे हट जाएंगे। यहां पर गलवान आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ में ही एक दौलत बेग ओल्डी है, ये बेसिकली एलएसी के ऊपर ही है और यहीं पर हमने एक रोड भी जो बनाया था। इसका कई बार चाइना ने अपोज भी किया था, लेकिन हम लोगों ने चाइना की बात नहीं मानी थी। माने भी क्यों, क्योंकि तो इंडियन टेरिटरी है। यहां पर हमने जब रोड बनाई तो चाइना ने इसका अपोज किया था। इसके बाद में पैसांग जो प्लेन्स है वो यहां पर स्थित है। ये क्लैश जब भी होता है वो बेसिकली कहां पर होता है, एलएसी के ऊपर ही होता है। इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिए, इस मैप के अंदर आपको चाइनीज पोस्ट 1 नजर आएगी, इसके बाद में चाइनीज पोस्ट 2 नजर आएगी। चाइना को अधिकार है कि वो केवल यहीं तक ही अपनी पोस्ट बना सकता है, इसके आगे केवल वो पेट्रोलिंग कर सकता है, यहां पर कोई भी पोस्ट बनाने का उसको अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी 2020 के अंदर चाइना के सैनिक यहां तक आकर पहुंच गए थे, क्योंकि इंडिया की जो टेरिटरी है वो लगभग यहां तक टेरिटरी जो है वो दिखाई पड़ रही थी। लेकिन फिर भी चाइना के, देखिए ये एलएसी आप लोग को दिखाई दे रही है यहां पर, तो एलएसी के लेफ्ट हैंड साइड में तो इंडिया है, राइट हैंड साइड में चाइना बेसिकली यहां तक जो है अपनी पेट्रोलिंग करता है। पेट्रोलिंग करता करता उसने अपने कैंप यहां पर बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही इंडिया को पता लगा तो इंडिया के सैनिक भी इस तरफ आए और यहां पर जो है वो क्लैश होता है। ये गलती कहीं ना कहीं चाइना ने की थी, इसीलिए चाइना के बहुत सारे सैनिक जो है वो मारे गए थे। अगर आप लोग इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये इंडिया के यहां पर जो है वो टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली एलएसी है। अब चाइना को अधिकार है कि आप लोग यहां तक रहें, इंडिया को अधिकार है कि आप लोग यहां तक रहें, लेकिन चाइना जो है वो यहां तक आता है लगभग इस क्लैश पॉइंट तक, और यहीं पर आकर फिर वो क्लैश भी जो है वो शुरू हो जाता है। बेसिकली चाइना ने इस बार बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन हम लोग ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें 1950 से लेकर 2024 तक। देखिए दलाई लामा आप लोग जानते होंगे, तिब्बत के सबसे जो हेड रहते हैं, मुखिया रहते हैं, वो दलाई लामा रहते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट है। अब 1959 के अंदर क्या होता है, चाइना तिब्बत के ऊपर आक्रमण करता है, तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है और फिर दलाई लामा भारत के अंदर आते हैं। भारत में हम लोग उनको शरण देते हैं। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के अंदर 10,000 बौद्ध भिक्षु उनके साथ में आए थे। हमने ससम्मान उनको यहां पर एक जगह दी थी कि ठीक है आप यहां पर रहिए।
चाइना ने तिब्बत के ऊपर अधिकार कर लिया था। भारत ने इसका अपोज किया था, जिसको चाइना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। चाइना ने ये डिसाइड किया था कि हम जो है अब भारत के ऊपर किसी भी तरीके से आक्रमण करेंगे। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1950 से ही हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे आते आते ये जो क्लैश पॉइंट्स हैं ये बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिए कि 1957 के अंदर चाइना ने पहली रोड जो है वो बनाई थी इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, और वो रोड थी 176 किलोमीटर की। 176 किलोमीटर की रोड जो है वो लगभग दौलत बेग ओल्डी के आसपास बनाई गई थी। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया। 1959 के अंदर 14th जो दलाई लामा थे वो भारत के अंदर आ चुके थे। उसके बाद में ही पहली बार द फर्स्ट सीरियस क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज फोर्सेस एट लोगांजू इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहली बार क्लैश होता है इंडिया और चाइना के बीच में, और वो नेफा जो एरिया है वहां पर होता है कब? 25 अगस्त 1959 को, 1959 के अंदर। और तब से लेकर आज तक जो है ये क्लैश खत्म नहीं हो पाया है। 1962 का जो वॉर हुआ था ये बेसिकली रिजल्ट किसका था कि हमने दलाई लामा को भारत के अंदर शरण दी है। इससे चाइना बड़ा नाखुश हुआ था, और इसको लेकर ही हम लोग ये कह सकते हैं कि एक रिजल्ट के तौर पर हम लोगों ने इस वॉर का जो है वो सामना किया था। लेकिन आज भारत जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन इसके दूसरी तरफ इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी व्यापार जो है वो कम नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन जो है वो काफी बिगड़ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि इंडिया और चाइना के बीच में 2020 के बाद में अब जो व्यापार है वो $135 बिलियन का है। आप यहां पर इस ग्राफ के अंदर देखेंगे, ग्राफ में जब देखेंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना, इंडिया चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है वो कम करता है, जबकि इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वो ज्यादा होता है। इसका मतलब है हम लोग घाटे के अंदर है, और हमारा घाटा आप लोग देख सकते हैं कि 2020 के अंदर लगभग -48.7% के आसपास हमको डेफिसिट था। लेकिन फिर भी हम लोग चाइना के साथ में व्यापार कर रहे हैं। 2022, 2023 और 2024 के अंदर भी हमारा व्यापार जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। हमने व्यापार को लेकर कभी भी डिस्प्यूट नहीं कहा, क्योंकि भारत एक नीति के ऊपर चलता है कि हमेशा अपने धंधे को और अपने व्यवहार को, बिहेवियर को अपने अपने जगह पर रखना चाहिए। रिलेशन एक तरफ है और बिजनेस एक तरफ है। तो ट्रेड जो था वो इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कम नहीं हुआ, चाहे फिर वो गलवान क्लैश ही क्यों ना हो। लेकिन अब वर्तमान में स्थिति है कि इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि एलएसी के ऊपर जितनी भी टेंशन है उसको हम लोग कम करेंगे, और दोनों देश आपस में वहां पर पेट्रोलिंग करते रहेंगे। लेकिन कोई भी देश वहां पर अपनी पोस्ट नहीं बनाएगा, इसका बात जो है वो ध्यान रख ले। भारत को जरूरत यह है कि चाइना के ऊपर निगरानी रखे। वो धोखेबाज है, वो कभी ना कभी जो है अपनी पोस्ट जरूर बनाएगा। इस बात का ध्यान जो है वो रखा जाए। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, बार बार ऐसे कोर्स नहीं देखने को मिलते हैं। अभी 100 डेज का चैलेंज चल रहा है, आप भी 100 दिन का चैलेंज लीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। 100 दिनों के अंदर आप किसी भी टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे वो एग्जाम क्लियर करना है, मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, मुझे कोई स्किल सीखनी है, और साथ में ही पोर्नोग्राफी से भी आप लोग बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि पोर्नोग्राफी आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब रखती है। आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाते हैं, कंसंट्रेशन और फोकस की काफी कमी रहती है। इसीलिए आप लोगों के लिए 100 डेज का चैलेंज जो है वो लाइफ चेंजिंग है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।